स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, जो कि ना कि बस लेखपाल एग्जाम के लिए बल्कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज की क्लासेस कुछ ऐसे रहेंगी कि हर एक टॉपिक में एक एक पॉइंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि एग्जाम से पूछे गए हैं, सेम टू सेम पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लासेस में जो है लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए। आज की जो टॉपिक है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था। अच्छा, त्रिस्तरीय का मतलब ही ये नाम से इंडिकेट कर रहा है कि त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर पे जो भी पंचायत का स्तर होगा वो कितने स्तर पे होगा? 3 स्तर पे होगा। किस तरीके का? एक ग्राम लेवल का, ब्लॉक लेवल का और जिला लेवल का। ठीक है, 3 स्तर का होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है इसको स्वशासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? स्वशासन व्यवस्था। स्वशासन का मतलब कि क्या होता है? जैसे कि खुद पे शासन करना। जैसे कि ग्राम हमारा हो गया, तो ग्राम में जो होता है, कौन होता है? सरपंच होता है। वो गांव के किसी भी वाद विवाद या किसी भी तरीके के कार्य को अगर अपर में पहुंचाना है, ब्लॉक तक पहुंचाना है, तो कार्य कौन करता है? सरपंच करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है पंचायत राज व्यवस्था को और कौन सा नाम दे देते हैं? स्वशासन व्यवस्था नाम दे देते हैं। अच्छा, इसका शुरुआत कब हुआ? तो बहुत पहले जो है चौल वंश आया, तो शुरुआत इसकी चौल वंश से हुई। चौल वंश में इसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे वो प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और ब्रिटिश काल में भी, इस मुगल काल में थोड़ा था कि शासन ज़्यादा था, उसमें स्वशासन को कम किया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दबे हुए नियमों में ही, लेकिन ये आगे बढ़ती गई, ख़त्म नहीं हुई ये प्रक्रिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, ब्रिटिश काल में भी रही। और उसके बाद से ये जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से ये महसूस हुआ कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को बनाया जाए, क्योंकि ये ग्राम लेवल से जुड़ी हर एक जो है कि परेशानियों को एक ऊपर लेवल तक लाने में बहुत ज़्यादा सहायक रहेगी। इस तरीके से इस पंचायत व्यवस्था को बनाना जरूरी समझा गया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये लागू कब हुआ, किस तरीके से बनाया गया। तो इसके सबसे पहले टॉपिक में हम ये देखते हैं कि पहला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अच्छा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है उसके पहले हम जाने कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बाद में दिमाग में आई कैसे। तो इसमें है कि अनुच्छेद 40 के तहत, चूंकि ये संविधान में था नहीं, लेकिन ये आया कैसे? ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था आई कैसे, लागू कैसे हुई हमारे संविधान में? तो सबसे पहले जब ये लागू नहीं हुई थी तो इसको लाया कैसे गया? अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत इसमें क्या था कि इसको बोलते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व, जो होता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसको लाया गया अनुच्छेद 40 के तहत। अभी ये लागू नहीं हुआ था, बस इसके तहत ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है शुरुआती में जो है अनुच्छेद 40 में जो है, अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो उसके तहत इसको लाया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत, और ये सबसे पहले लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ सबसे पहले जो है 1959 में जो है राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के कहाँ? नागौर जिले में, नागौर जिले में लागू हुआ। अच्छा, राजस्थान में पहले क्यों लागू हुआ? इससे रिलेटेड ये चीज़ है कि इसके त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सबसे ज़्यादा फेवर में जो है कि गांधीवादी लोग थे, गांधी जी हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, ये लोग ज़्यादा इससे जुड़े हुए थे कि एक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लाया जाए जिससे गाँव को सुदृढ़ बनाया जा सके। तो लेकिन जो है कि अम्बेडकर जी जो थे इसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थे, इसलिए थोड़ा इसको प्रोसेस में लाने में, अनुच्छेद से जो संविधान में लाने में इसको थोड़ा समय लगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में जो है लागू हुआ, और इसके बाद से नागौर राजस्थान के बाद जो है कि आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया, क्योंकि ये संपूर्ण जिलों में नहीं आया।
संपूर्ण राज्यों में नहीं आया, ये किसी राज्यों में आया, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं था। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था कि जो राज्य चाहे वो इसको लागू कर सकता है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं था। ये राज्य सरकार अपने हिसाब से इस नियम को लागू कर रही थी। तो इसको देखते हुए कुछ समितियां बनाई गई। कुछ समितियां आई जिसमें कि सबसे जो प्रसिद्ध है, हमेशा पूछा जाता है, सबसे पहला जो समिति था बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने क्या किया, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का जो है अनुशंसा किया कि ये राज व्यवस्था ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए, इसकी अनुशंसा किया। तो सबसे पहले कौन आए इसमें, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो आए थे 1957 में। इसमें क्या कहा इन्होंने, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का जो है कि वकालत किया कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी भी पूछता है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के लिए तो कौन है इसमें, सबसे पहला किसका योगदान था, बलवंत राय मेहता का, पंचायत राज व्यवस्था का। फिर इसमें जो है कि बलवंत राय मेहता समिति के बाद दूसरे पे आए जो है अशोक मेहता समिति। ठीक है, कौन आए, अशोक इसमें है अशोक मेहता समिति। ये कब आया, इसके ठीक 20 वर्ष बाद, इसके ठीक 20 वर्ष बाद आया, कितने में, 1977 में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी अनुशंसा इन्होंने की, किस तरीके का, कि एक ग्राम लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। इन्होंने कहा कि एक ग्राम लेवल पे हो और एक जिला लेवल पे हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि द्विस्तरीय, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात कही। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जो है आ जाता है तीसरे नंबर पे जो आता है वो है जी बीके राव। बीके राव समिति थी। जी बीके राव समिति थी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किसकी बात की, वास्तविक सत्ता की बात की। वास्तविक सत्ता की बात की इन्होंने कहा कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, इनको वास्तविक सत्ता मिलनी चाहिए। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आए जो कि बलवंत राय मेहता समिति के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो थे LM सिंघवी। LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। अच्छा, ये कब आया था, ये आया 1985 में, 1985 में आया। जबकि LM सिंघवी समिति जो आया वो आया 1986 में। कब आया, 1986 में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, संविधान में इसका अपना एक जगह बनना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वकालत की कि इसको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, इसको दर्जा मिलना चाहिए संविधान में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता की वकालत किसने की थी, तो वो हैं LM सिंघवी थे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जबकि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कही किसने, तो वो कहा था बलवंत राय मेहता ने पहले। लेकिन अगर बात आती है कि संवैधानिक मान्यता, इसको किसने कहा कि इसको संविधान में जगह मिलना चाहिए, तो वो कहे थे LM सिंघवी कहे थे। ठीक है,
और सेकेंड नंबर पे देखते हैं कि इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात की थी। द्विस्तरीय का किसने कहा था? अशोक राय मेहता जी ने कहा था, जबकि इन्होंने कहा कि ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने त्रिस्तरीय की ही बात की थी। इनमें एक इन्होंने किसका किया था? न्याय इन्होंने न्याय पंचायत की वकालत की थी। अच्छा, न्याय पंचायत से क्या मतलब है? जैसे कि हमारे ग्राम स्तर पे सरपंच बने, जो कि ग्राम में हो रहे, गांव में हो रहे किसी भी छोटी से छोटी, अब हर एक छोटी छोटी समस्या को लेके हम ब्लॉक जिला स्तर पे जा नहीं सकते हैं, ठीक है, देश स्तर पे जा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या इन्होंने कहा कि हर छोटी से छोटी इकाई, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती है? हमारी ग्राम होती है। तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था की इन्होंने वकालत की कि उस छोटे से छोटे छोटे कस्बे जो भी बने हुए हैं, उसका एक मुखिया होना चाहिए, उसका एक सरपंच होना चाहिए, जो कि उसकी छोटी छोटी जो है परेशानियों का निवारण करे, ठीक है। तो इन्होंने पंचायत की बात की, जिसमें सरपंच इत्यादि की बात थी। तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक मान्यता, तो कौन होगा? एल.एम. सिंघवी होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रथम होगा तो बलवंत राय मेहता होंगे, ठीक है। और न्याय पंचायत की वकालत जैसे कि सरपंच इत्यादि की बात किसने की थी? सिंघवी ने ही की थी। तो आइए इसको एक बार देखते हैं कि अच्छा, ये जो है अनुच्छेद 40 DPSP है, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या हुआ? इसका क्या हुआ? मतलब कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता विकेंद्रीकरण, यानी कि अलग अलग सत्ता बने, जैसे कि गांव का अलग हो, गांव ब्लॉक जिला स्तर पे हो, ताकि उसकी छोटी से छोटी कमियों को निपटाया जा सकते। इसको सत्ता विकेंद्रीकरण कहा जा सकता है, सत्ता विकेंद्रीकरण भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 40 के तहत ये आया, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले कैसे आया ये, तो इसकी शुरुआत जब हुई तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद जो है 40 है, उसके तहत ये तो सबसे पहले आया। तो इसमें जो है समितियां बनी। समिति कौन सी बनी? सबसे पहले था बलवंत राय मेहता समिति, जो कि कब आया? 1957 में आया। इनका क्या कहना था कि एक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का गठन किया जाए। इन्होंने ऐसी मांग की, ऐसा जो है अपना कोड दिया। तो उसके बाद से सेकेंड नंबर पे जो है कि समिति में अशोक राय मेहता जी आए। तो अशोक मेहता का क्या था? वो 1977 में द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात की कि नहीं, पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तरों में ना होकर द्विस्तरीय होगा, जिसमें कि ग्राम और जिला लेवल पे होगा। तीसरे नंबर पे जो है कि BK राव आते हैं। उन्होंने क्या कहा कि 1985 में यानी कि 1985 में इन्होंने कहा कि जो त्रिस्तरीय पंचायत राज यानी कि जो भी पंचायत राज व्यवस्था है, उसकी वास्तविक सत्ता उसको मिलनी चाहिए। इन्होंने इतनी बात कही थी। उसके बाद से आते हैं जो बलवंत राय मेहता के बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंघवी, ठीक है, LM सिंघवी थे। इन्होंने कहा कि जो है संवैधानिक मान्यता, जो भी पंचायती राज व्यवस्था बन रही है, उसको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए हमारे संविधान में। फिर उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत की भी इन्होंने वकालत की कि जो भी हमारा पंचायत बने वो न्याय से संबंधित बने, ताकि जो छोटे छोटे, जिसमें न्याय का मतलब क्या हुआ? न्याय पंचायत का मतलब क्या हुआ कि जो गाँव के सरपंच इत्यादि से जुड़ी हुई बात इन्होंने कही। और इन्होंने भी प्रियोरिटी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को ही दी थी, ठीक है। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों के समय में हुई। इसके जनक जो है, जनक इसका कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसकी शुरुआत जो है चोल वंश से ही मानी जाती है। कब से? चोल वंश से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, इस त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कौन से राज्य से हुई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत जो है, ये जो है त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से हुई थी। सबसे पहले कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र से हुआ। उसके बाद से जो है कि इसके तहत जो है नागौर जिले में हुआ, ठीक है। नागौर जिले के, राजस्थान के नागौर जिले में ये कब हुआ? 1959 में हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। अब हम देखेंगे
कि ये किस संविधान संशोधन का, इन्होंने तो समितियां बनाई, अपना अपना राय दिया, अपना अपना सजेशन दिया कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग समयों में इन्होंने कहा, लेकिन ये लागू तो नहीं हुआ था। ये तो राज्य पे डिपेंड था कि अनुच्छेद में था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि राज्य सरकार को अगर सही लगे तो करे, अगर जरूरी नहीं समझता है तो नहीं करे। लेकिन ये कब आया हमारे संविधान में जिसको कंपल्सरी माना जाने लगा, आइए वो देखते हैं। तो ये कब कंपल्सरी हुआ? 73वें संविधान संशोधन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का पूछता है कि कौन से संशोधन द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ईयर कौन सा था? 1992 था। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के समय लाया गया। जबकि ये लागू कब हुआ? ये संविधान में लाया गया लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, ठीक है। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को जो है पंचायत राज दिवस के नाम से जाना जाता है। पंचायत दिवस के रूप में इसको क्या किया जाता है? मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। तो जब ये है कि संशोधन कब हुआ था, तो 92 में हुआ था। लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इस तरीके से अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखते हैं कि किस भाग में है, किस अनुसूची में है, किस अनुच्छेद में है। तो ये भाग 9 के, ये भाग 9 में, और अनुसूची कौन सी है? अनुसूची जो है इसकी 11 है। अनुसूची कौन सी है इसकी? 11 है। और अनुच्छेद जो था 243, अनुच्छेद कौन सा था? 243। अच्छा, 243 में जो है 243 से लेकर के 243 ओ तक, कहाँ तक? 243 ओ तक। इसके बीच में कितने आ जाते हैं? 16, ठीक है। इस तरीके से 16 इसमें टिप्पणियाँ हैं इसके हिसाब से। तो अनुच्छेद में 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। और ये जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों में 11 जो है 29 कार्य हैं। हालांकि कार्य पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक जानना जरूरी है कि अनुसूची 11 जो है उसमें कितने कार्य हैं? 29 कार्य हैं, जिसमें कि सड़क, परिवहन, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य विभाग, जैसे कि जितनी भी हमारे जीवन यापन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसका यहाँ पे जिक्र था। जो ग्राम पंचायत, एक ग्राम लेवल से जुड़ी हुई जो भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हर एक जुड़ी हुई जानकारी कहाँ से थी? अनुसूची 11 से थी, ठीक है। समाज सेवा है, ये सारी चीज़ें किस में थी? अनुसूची 11 में थी। कि जैसे कि बलवंत राय मेहता ने अलग बात कही, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात की। तो लागू कौन सा हुआ? पंचायती राज व्यवस्था लागू कौन सा हुआ? संशोधन के बाद लागू कौन सा हुआ? तो लागू हुआ त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ही लागू हुई। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ही लागू की गई कि जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल का जो है कि ग्राम में पंचायत हो, ठीक है। लेकिन ये भी बात इसके साथ साथ कही गई कि अगर कहीं भी किसी राज्य में अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है, अगर किसी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ पर द्विस्तरीय ही पंचायत राज व्यवस्था चलेगी, ठीक है। ऐसी बात कही गई कि जहाँ पे ये एकदम बाउंडेशन नहीं है कि चाहे कितनी भी जनसंख्या हो त्रिस्तरीय, लेकिन ये बात कहा गया कि जहाँ पर जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पे द्विस्तरीय, द्विस्तरीय में ग्राम लेवल पे और सीधे ब्लॉक को हटा करके जो है जिला लेवल पे। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अशोक जो मेहता थे उनकी बात को यहाँ पे कहा गया कि द्विस्तरीय हो सकता है। लेकिन कब द्विस्तरीय? तब होगा जब जनसंख्या कितनी हो? 20 लाख से कम हो, 20 लाख से कम जनसंख्या पे। जब भी 20 लाख से कम जनसंख्या रहेगी तो वहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब सीटों की बात हम कर लेते हैं, ठीक है, कि कितनी सीटें और किस तरीके से। तो यहाँ पे है
अब हम बात करेंगे सीटों के आरक्षण की, ठीक है, कि महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है, SC ST में किस तरीके का है। तो महिलाओं को 1/3 जो है सीटों का आरक्षण प्राप्त है, यानी कि अगर 3 सीटें हैं तो उसमें 1 महिला के लिए अनिवार्य है। हालांकि ये बाउंडेशन है कि 1 ही महिला का होगा, 1 से 2 भी हो सकता है, लेकिन हाँ कम से कम 1 सीट महिला का हो, इस तरीके का आरक्षण प्राप्त है महिलाओं के लिए। जबकि इसमें है कि बिहार सर्वप्रथम ऐसा राज्य था, बिहार ऐसा राज्य था कि जो 50% सीटें जो है महिला आरक्षण के लिए सबसे पहले लागू की, महिला आरक्षण के लिए सीटों का आरक्षण में, यानी कि 1/2, यानी कि आधा जो है हिस्सा महिलाओं के सीट बंटन में, सीटों के आरक्षण में महिलाओं को आधा हिस्सा 50% की हिस्सेदारी दे दी। वहीं पे अगर हम ST SC की बात करें, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें, ST SC की बात करें, तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे जो है जनसंख्या के आधार पे है, यहाँ पे है कि जनसंख्या के आधार पे है, यानी कि अगर वहाँ पे जाति जो है कि ST SC की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उनको सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, अगर उनकी संख्या कम है तो सीटों की संख्या उनकी घटा दी जाएगी। तो इस तरीके से इनके सीटों की संख्या फिक्स नहीं है, जबकि महिला में फिक्स है, ठीक है। उसमें भी पहला सबसे ज़्यादा आरक्षण देने वाला बिहार राज्य बना, जो कि पूरा 50%, यानी कि आधा हिस्सा पूरा महिलाओं के सीट में आरक्षण प्रदान किया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं वित्त का आवंटन किस तरीके से होता है, किसके द्वारा होता है, एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहले हम देखते हैं ये कि चुनाव का, कि चुनाव के लिए जो है उम्र कितनी होनी चाहिए। चुनाव के लिए जो है कि उम्र जो है कितना रहना चाहिए, उम्र जो है 21 वर्ष रहना चाहिए। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, कोई भी जैसे कि लोकसभा विधानसभा इस तरीके से जुड़े हुए कोई भी चुनाव होते हैं तो उसमें जो है कि 25 वर्ष आयु दी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, अगर चुनाव को लेके आता है तो वहाँ पे अक्सर ऑप्शन में 25 या 30 होता है, तो वो बच्चे ट्रिक लगा जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ग्राम स्तर पे जो भी चुनाव होंगे उनके लिए ये याद रखें कि ग्राम स्तर पे जो भी चुनाव होंगे उनके लिए उम्र है वो कितना रहेगा, 21 वर्ष रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उम्र की सीमा जो है कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और है कि चुनाव जो है करवाता कौन है, तो चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी विधानसभा या फिर राज्यसभा या फिर राज्यसभा और विधान परिषद की बात होती है तो यहाँ पे जो है चुनाव जो होता है चुनाव आयुक्त करवाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चूँकि राज्य का ये यहाँ पे शासन होता है, राज्य अपने हिसाब से इसमें क्या करेगा, निर्वाचन करेगा, ये राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसका निर्वाचन कौन करता है, राज्य करता है, राज्य सरकार करती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत इसका चुनाव होता है, ठीक है। ये इसमें चुना गया व्यक्ति कितने सालों तक रह सकता है, तो इसका जो सीमा होता है, इसके कार्यकाल का सीमा जो है, कार्यकाल का सीमा जो है कितना है, 5 वर्ष है, क्योंकि नॉर्मल 5 वर्ष। अच्छा, अगर ये एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 5 वर्ष के बीच में कोई आपातकालीन ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है, जिससे ये मतलब कि जो उसमें चुना गया व्यक्ति है वो उसके लिए सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाती है तो कितने वो अपने पद से हट जाता है, तो चुनाव कितने समय में हो जाएगा, 6 माह के भीतर हो जाएगा, 6 माह के अंदर चुनाव। अगर किसी भी तरीके से उस व्यक्ति का अपना पद जो है कि स्थगित हो गया है, खत्म हो गया है, तो 6 माह के अंदर चुनाव किया जाएगा। ये पूछा गया है, कई बार ऑप्शन में देता है कि 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है, 6 माह के अंदर चुनाव किया जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे है कि राज्य वित्त आयोग आता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन होगा, क्या होगा, राज्यपाल होगा।
ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? राज्य वित्त आयोग का मतलब हुआ कि जब ग्राम पंचायत में जो है कि चुने जाते हैं सरपंच, मुखिया इत्यादि चुने जाते हैं, तो ग्राम पंचायत को पंचायती राज व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ठीक है। तो उस पैसे को कौन उसका कर लागू करेगा कि कितने पैसे इस राज्य के लिए, तो इसके लिए जो है कि इसकी वकालत जो है राज्यपाल करता है कि इस जो है कि इस राज्य में इस जो है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए इतने पैसे आवंटित किए जाएं, इतने पैसे इनको दिए जाएं इस कार्य के लिए। ठीक है। तो ये कौन करता है? राज्यपाल करता है। जबकि केंद्र और राज्य स्तर पे, जब केंद्र और राज्य स्तर की बात होती है, दोनों के मध्यस्थता की बात आती है, तो वहाँ पे ये कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त की वकालत किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि ये पंचायती राज व्यवस्था की जब बात आती है तो वहाँ पे राज्यपाल करता है। करता कौन है? राज्यपाल। ठीक है। वहीं केंद्र और राज्य के बीच में जब होता तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि चुनाव, ये चीज़ याद रखिए कि चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव आयुक्त तो नहीं करवाता है। ठीक है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। उम्र जो है 21 वर्ष है, कार्यकाल सीमा 5 वर्ष है, और अगर वो किसी कारणवश स्थगित हो जाता है उसका पद, तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। और राज्य वित्त आयोग किसके द्वारा इस पे जो है इसकी वकालत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है। यहाँ पे इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी इस ग्राम में, इस जिले में, यहाँ पे इतना पैसे इसको आवंटित किए जाएँ, दिए जाएँ, हस्तांतरित किए जाएँ। ठीक है। तो इसकी बात कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो यहीं पे हम जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को रोकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे कार्य करते हैं अधिकारी। और चूंकि लेखपाल के लिए एक टॉपिक और बढ़ेगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की पंचायती राज व्यवस्था चलती है, कब से लागू हुई। तो इसको देखने के लिए आप लगातार हमसे बने रहिए। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लेके आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।